नमस्कार। सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पाबंदियां और छूट के बारे में बताया है। 20 अप्रैल के बाद आकलन के बाद चुने हुए क्षेत्रों में कई गतिविधियों को मिलेगी अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों का रखना होगा ध्यान। जी हां, कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी है और अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी रुकना नहीं है। साथ ही किसी भी अफवाह से बचना है। जान भी जहान भी के मंत्र को अपनाना है। कोविड पर नजर में सबसे पहले फास्ट न्यूज। लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए जारी हुए दिशा निर्देश। 20 अप्रैल के बाद सरकारी आकलन के बाद चुने हुए क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कृषि और बागवानी समेत अन्य गतिविधियों को मिलेगी अनुमति। कारपेंटर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और अन्य स्वरोजगार से जुड़े लोग भी शुरू कर सकेंगे कारोबार। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। लॉकडाउन से संबंधित संशोधित दिशा निर्देश पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा। नाकाम रहने पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट होगी वापस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में अब तक सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं। देश में 170 जिलों को हॉटस्पॉट और 207 को गैर हॉटस्पॉट के रूप में बांटा गया। हॉटस्पॉट के इलाकों में होगा डोर टू डोर सर्वे। देश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 10,477। अब तक 414 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत में हालात बाकी देशों के मुकाबले बेहतर। भारत में कोविड-19 से जारी जंग में WHO की पोलियो निगरानी टीम और अन्य फील्ड कर्मचारियों का मिला साथ। कोविड-19 की वजह से प्रभावित करदाताओं को सरकार से मिली तत्काल राहत। आयकर विभाग ने एक सप्ताह में जारी किए 4,250 करोड़ रुपए के IT रिफंड। इस हफ्ते और भी रिफंड जारी किए जाने की उम्मीद। विदेश मंत्रालय ने की USCIRF की भारत में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर भ्रामक रिपोर्ट फैलाने की निंदा। कहा, आयोग को वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में धार्मिक रंग जोड़ना करना चाहिए बंद। गुजरात अस्पतालों में कोई धर्म आधारित अलगाव नहीं। WHO ने अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा फंडिंग रोकने के निर्णय पर जताया खेद। अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर शुरुआती समय में सही जानकारी न देने और भयानक गलती का लगाया आरोप। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा 20 लाख के पार। 1,34,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। तो चलिए सबसे पहले भारत में कोरोना वायरस के क्या आंकड़े हैं उन पर डाल लेते हैं नजर। तो भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 12,380 हो गई है। इस वक्त देश में कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो वो संख्या है 10,477। कोरोना के चलते अब तक 414 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1488 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। तो ये ताजा आंकड़े हैं कोविड-19 के इस वक्त भारत में। 12,380 कुल संक्रमित मामले हैं। और लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने जान है जहान है के मंत्र के तहत गरीब, कमजोर वर्ग के साथ ही जरूरी चीजों से जुड़ी तमाम आर्थिक गतिविधियों को छूट दी है। सरकार की इस पहल का सभी ने स्वागत किया है। बुधवार को सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगाए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन दिशा निर्देशों में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई अहम क्षेत्रों को लॉकडाउन 2.0 में काम करने की छूट देने की बात कही गई है। इसके अनुसार सरकार ने जान है जहान है के मंत्र के तहत गरीब, कमजोर वर्गों के साथ ही जरूरी चीजों से जुड़ी तमाम आर्थिक गतिविधियों को छूट दी है। सरकार द्वारा जारी इन दिशा निर्देशों और लॉकडाउन बढ़ाने का उद्योग जगत से जुड़े लोगों सहित किसानों और दुकानदारों ने स्वागत किया है। I think this is fantastic. Besides all the essential stuff, so it's like when you look at it, it's like essential plus one. Okay, and I hope soon by May
second, or when they do the next review, it will be essential +1 +2, and so on and so forth, and that's how we'll grow up. Look forward now to what he said in his first address about the Economic Task Force coming out with its recommendations and incentives, or the fight against the economic battle and the livelihood battle going forward. We welcome the step of the Prime Minister that it has been extended. However, all this is in the interest of Indians, interest of everybody. This is a welcome step in balancing lives and livelihoods. This has also been a demand from the players in the economy, including industry. So many of the Confederation of Indian Industries recommendations have been included in gradually starting off economic activity in the country while maintaining full safety and all precautions. I think the guidelines are very valid and very useful because they clearly lay out what sectors can open, what can't. Given the need of the hour is that the economy also has to revive. 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी गई है उनमें कृषि, बागवानी गतिविधियां, खेतों में काम कर रहे किसान और कामगार भी शामिल हैं, जो सरकार के इन निर्देशों का स्वागत कर रहे हैं। ये सरकार के लिए अच्छा कदम है। हमारे यहाँ 2.5 करोड़ जो लेबर है पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्टली भट्ठा इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, और ये 20-22 तारीख से हमें लेबर डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन आ रही थी कि आपने लेबर का खर्चे का और सारा ध्यान रखना है। हमने ध्यान रखा भी। बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਏਗਾ। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिहाज से काफी अहम है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो महत्वपूर्ण बातें रही, आइए उस पर हम डाल लेते हैं नजर। सबसे पहले बात करें तो संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिले चिन्हित किए गए हैं, और ये वो जिले हॉटस्पॉट हैं जिनमें किसी क्षेत्र में संक्रमण की दर अधिक है या मरीजों की वृद्धि दर 2 गुना तक पाई गई है। और संक्रमण के प्रभाव वाले 207 जिले संभावित हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ये जिले हॉटस्पॉट तो नहीं है, लेकिन संक्रमण की वृद्धि दर यहां ज्यादा है। जो सर्वाधिक संक्रमण प्रभावित इलाके हैं वहां मरीजों की शीघ्र पहचान करने के लिए अब घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है, और स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारी घर घर जाकर खांसी, बुखार और सांस की तकलीफ वाले मरीजों की पहचान करेंगे। अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि इनमें कोरोना वायरस का संक्रमण तो नहीं है। गैर हॉटस्पॉट वाले 207 जिलों में पूरा प्रयास होगा कि ये जिले हॉटस्पॉट की श्रेणी में शामिल ना होने पाए। जिलों में स्थानीय स्तर पर भी संक्रमण को रोकने के लिए ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां कम से कम 15 संक्रमित मरीज पाए गए हो। इन क्षेत्रों को क्लस्टर के रूप में चिन्हित कर इनमें संक्रमण रोधी अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं, एक बार फिर यह बात साफ कर दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है, यह एक अच्छा संकेत है। देश में अभी मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 11.4% हो गई है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जा रही है, और गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश में हालात नियंत्रण में हैं और भारत बाकी दुनिया से बेहतर स्थिति में है। Per million, the lowest in the whole world. It ranges between 4 to 8. At different times it has ranged like that. Although for many of these countries it is in 2000s, 2000, 3000, 1000.
like that. Right now, we are quite well placed in the sense that we know our enemy. We also know where our enemy is. And the talk about these hotspots is, I think I must congratulate our surveillance people, our IDSP people, our WHO people, all those who are involved in this, and particularly all our state governments, that we have been able to pinpoint where the virus is right now. तो हॉटस्पॉट्स वाले क्षेत्रों की पहचान होना एक बड़ा काम रहा और भारत में पोलियो के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले उपायों को अब कोरोना वायरस से जारी जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संगठन के राष्ट्रीय पोलियो सर्विलांस नेटवर्क और अन्य फील्ड स्टाफ को कोरोना से जंग में व्यवस्थित तरीके से तैनात किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत और WHO साथ में अपनी योग्यता और क्षमता का नमूना दिखा चुके हैं। हम पोलियो से छुटकारा पाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड में मौजूद IDSP, राज्य के रैपिड रिस्पांस दल और WHO सभी कोरोना से जंग में योद्धा हैं। संयुक्त प्रयासों के साथ हम कोरोना को हरा सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने भी WHO और बाकी स्टाफ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट ने पोलियो को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी और समय रहते महत्वपूर्ण और सही डाटा उपलब्ध कराया था, जिनसे सही नीतियां बनाने में सफलता मिली थी। उन्होंने कहा कि इस समय अपने पूरे अनुभव, ज्ञान और योग्यताओं को इस्तेमाल करने का है, जिससे कोरोना वायरस महामारी से चल रही जंग को जीता जा सके। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में धार्मिक आधार पर आलोचनात्मक टिप्पणी सही नहीं है। उन्होंने ये बात भारत पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग USCIRF द्वारा एक ट्वीट के बाद कही। उन्होंने साफ किया कि USCIRF गलत सूचनाएं प्रसारित कर रहा है कि कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए मेडिकल किट में भेदभाव किया जा रहा है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार्मिक रंग देना बंद किया जाए। गुजरात सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि धर्म के आधार पर अस्पतालों में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। तो विदेश मंत्रालय ने इस अफवाह और इस गलत बात को सिरे से खारिज कर दिया है और बहुत ही साफ तौर पर बात को गलत साबित किया है। और अब बात फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की। कोरोना संकट के चलते देश की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। इस निर्णय के बाद मीडिया के कुछ हलकों में ये फर्जी खबर फैलने लगी कि पीएम मोदी ने यह फैसला लेते समय 21 सदस्यों वाली वैज्ञानिकों की कोविड टास्क फोर्स से चर्चा किए बिना ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। PIB फैक्ट चेक की पड़ताल में ये खबर पूरी तरह से गलत पाई गई है। ICMR ने भी ट्वीट कर इस फर्जी खबर का खंडन किया है। ICMR ने कहा है कि इस सिलसिले में टास्क फोर्स ने पिछले महीने 14 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उसके बाद लॉकडाउन से जुड़े सभी फैसले टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को साथ में लेकर किए गए। पीएम मोदी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कहा था कि उन्होंने सभी एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करने के बाद और उनसे सलाह लेने के बाद फैसला लिया है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा। ऐसे में साफ है कि कुछ मीडिया में चलाई जा रही यह खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। और कोविड-19 संकट के बीच लाखों आयकर दाताओं के लिए राहत की एक बड़ी खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया है कि आयकर विभाग ने एक सप्ताह में ही 10,20,000 करदाताओं को कुल मिलाकर 4,250 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वह 5 लाख रुपए तक के कर रिफंड को जल्द से जल्द जारी करेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि CBDT ने 14 अप्रैल 2020 तक 10,20,000 आयकर दाताओं को 4,250 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया और इस सप्ताह करीब 1.75 लाख और करदाताओं को रिफंड भेजा जा रहा है। यह रिफंड 5 से 7 कार्य दिवसों में
आयकर दाताओं के खातों में डाल दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में कुल 1.84 लाख करोड़ रुपए के 2.50 करोड़ रिफंड जारी किए गए थे। आयकर विभाग ने कहा है कि करीब 1.74 लाख मामलों में करदाताओं को भेजे गए ईमेल पर उनके जवाब का इंतजार है। उनसे उनके रिफंड का पुराने बकाया कर मांग के साथ समाधान किए जाने के बारे में पूछा गया है। इसके लिए रिमाइंडर भी भेजा गया है, जिसमें 7 दिन के भीतर उनसे जवाब देने के लिए कहा गया है, ताकि जल्द ही रिफंड जारी किया जा सके। तो सीबीडीटी से एक बड़ी राहत तमाम आयकर दाताओं को। और आइए अब बात करते हैं कि कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो पे क्या है स्थिति। आरोग्य सेतु ऐप हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम सबको इसे डाउनलोड करना ही चाहिए। जितने ज्यादा लोग इसका प्रयोग करेंगे, ये उतना ही प्रभावी सिद्ध होगा। आइए देखते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप पर बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम की रिपोर्ट। आरोग्य सेतु ऐप, जिसका पूरा विश्व सराहना कर रहा है, और भारत में बना ये आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए एक ऐसा बाण साबित हो रहा है, जिसके जरिए हर कोई इस ऐप का इस्तेमाल कर अपने आप को सुरक्षित है या नहीं ये देखकर पता लगा रहा है। मेरे साथ है मरियम, जो एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, और मरियम ने इस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया है। मरियम, आप इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके फीचर्स कैसे हैं? हाय आयशा, पहले तो ये ऐप बता रहा है कि मैं सेफ हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और ये ऐप बहुत आसान है यूज करने के लिए, तो बच्चे से बूढ़ा कोई भी यूज कर सकता है, और हर लैंग्वेज में मिलता है ये। तो आप मतलब जो उतने एजुकेटेड नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में इसने ये बताया कि क्या कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए एक ये फीचर भी है जहाँ पे अगर आप डोनेट करना चाहते हैं पीएम रिलीफ फंड को, तो आप वो भी कर सकते हैं। मरियम बता रही हैं कि ये ऐप बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो बेंगलुरु जैसे शहर में, जहाँ पर यहाँ के लोग, IT सिटी के लोग, जब भी कोई वायरस उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम में एंटर होता है तो उसको खत्म करने के लिए एक सोल्यूशन तलाश लेते हैं। तो यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा यंत्र बना है जो अगर ह्यूमन सिस्टम में एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो उसकी एंट्री रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। आयशा खानम, DD न्यूज़, बैंगलोर। तो कोरोना के खिलाफ जंग में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत ही अहम चीज है, और उसके लिए आपको आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करना होगा। तो तुरंत डाउनलोड करें आरोग्य सेतु ऐप। और कोरोना महामारी के दौरान कुछ भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रही हैं। कोरोना वायरस की जंग जीतने में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आम लोगों की मदद के लिए झांसी में पुलिस की महिला कांस्टेबल मास्क बना रही हैं। हर दिन करीब 1000 मास्क ये महिला कांस्टेबल बनाती हैं, और ये मास्क फिर गरीब, जरूरतमंद और पुलिस के लोगों को दिया जाता है। तो ये सुरक्षाकर्मी हर लिहाज से हमारी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। पुलिस की महिला कांस्टेबल इस वक्त मास्क बनाते हुए, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ध्यान रखा गया है। इन तमाम लोगों की जो मशीन्स हैं, जो वर्क स्टेशंस हैं, वो अच्छी खासी दूरी पर है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क LPG सिलेंडर मिलने लगा है। ईटानगर सहित पापुमपारे जिले में 300 से ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना के तहत सिलेंडर मिल चुका है, और उसका भुगतान उनके बैंक खाते में भी हो चुका है। इस योजना के तहत राज्य में करीब 44,000 से ज्यादा उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, और उनके खाते में LPG संबंधी भुगतान भेजा जा रहा है। पहले में तो मोदी जी का तरफ से सिलेंडर का कार्ड बनाने का ऑर्डर आया था, तो उसका बनाया था। फिर कल परसों मैंने ये क्या सिलेंडर लेने के लिए बुकिंग करने के लिए गया, तो कहा गया था ना ये फ्री में मिलेगा, तो हमको ये महीना में फ्री में सिलेंडर मिला है। और उसके लिए तो अभी लॉकडाउन के लिए मतलब थोड़ा आदमी हम लोग को मतलब परेशान होता है, तो उसके लिए फ्री में ये महीना को मिला है, तो थोड़ा अच्छा लगा है। तो
तो किसी को भी जिसका पैसा हो ना हो लेकिन फ्री में मिला है, सरकार का तरफ से मदद मिला है, उसके लिए सरकार को मतलब धन्यवाद देता है। फ्री सिलेंडर्स का तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशियरीज है अरुणाचल में, पूरे इंडिया में दिए जा रहे हैं। तो अरुणाचल में अरुणाचल में 44,660 बेनिफिशियरीज है इन टोटल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। तो सारे बेनिफिशियरीज को फ्री सिलेंडर्स दिया जाएगा। ये फ्री सिलेंडर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुताबिक अब क्या होता है कि फ्री सिलेंडर्स का पैसा जो है, अमाउंट जो है एक सिलेंडर रिफिल का, पहला सिलेंडर रिफिल का पैसा उनके गरीब लोगों के जो भी उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और ये शुरू हो चुका है। तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिल रहा है फ्री गैस सिलेंडर। और हल्दी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हल्दी से होने वाले फायदों को पूरे विस्तार से बता रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान के डॉक्टर प्रमोद। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में दूध में हल्दी डाल के पीने के लिए बोला जाता है। तो कैसे कौन से कलर का होना चाहिए, कितना गर्म दूध में हल्दी डालना चाहिए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डॉक्टर प्रमोद। डॉक्टर प्रमोद, अगर दूध में हल्दी डाला जाए तो कब डालना चाहिए, कितने समय में, कितना मात्रा होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए? जी, जैसे आप देखेंगे कि मेरे हाथ में हल्दी है, ये हल्दी का पाउडर है और जो आयुष एडवाइजरी है उसमें भी गोल्डन मिल्क का जिक्र आता है। तो जो बनाने का तरीका दिया हुआ है उसमें सबसे पहले 150 ml दूध, उसे हमें उबालना है और उबालने के बाद उसमें लगभग आधा चम्मच हल्दी, जो कि हल्दी पाउडर अगर आपको मिल जाता है मार्केट से आप ले सकते हैं, उसे उबलते हुए दूध में डालना है और एक उबाल आने के बाद उसे आप पी सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं इसे। अगर कच्ची हल्दी मिल जाती है तो वो और अच्छा है। कच्ची हल्दी का इतना छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसे अच्छे से आप उसको कूट लीजिए और उसे उबलते हुए दूध में डालिए और बनने के बाद जो कलर होगा वो कुछ इस तरीके का कलर रहेगा। तो इसे आप ले सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये जनरली आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए है, प्लस हल्दी जो है इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग विच वर्क्स ऑन द अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शंस। और आप सभी को पता है कि घर में ये हमारी जनरेशन से आया हुआ है कि जब भी घर में सर्दी जुकाम होता है तो सबसे पहले हम हल्दी वाला दूध ही प्रीफर करते हैं। और आजकल साइंस में भी प्रूव किया गया है इसे। देयर आर मल्टीपल न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स विच प्रूव्स द एंटी एलर्जिक एंटी वायरल एक्टिविटीज़ ऑफ हरिद्रा हल्दी। तो अभी जो कोविड का चल रहा है मामला, तो उसको एक तरह से प्रिवेंटिव उसमें देखा जाए कि अगर आप ये सब लेते हैं तो बचाव में कितना कारगर है? बिल्कुल, अगर इसे रोज लिया जाता है जितना मैंने बताया है कि 150 ml जो मिल्क है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन प्रिवेंटिंग द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो हल्दी दूध ये हमारे दादी नानी के ज़माने से नुस्खे चले आ रहे हैं जो कहीं हेल्थ ड्रिंक्स के ज़माने में कहीं पीछे छूट गए थे और अब ज़रूरत है इन्हें एक बार फिर अपनाने की। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का क्या है हाल। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संगठन को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक लगाने संबंधी फैसले पर दुख जताया है। ट्रंप ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर WHO की भूमिका की आलोचना की थी। इस बीच दुनिया भर में कोरोना के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 1,34,000 के पार चला गया है। वहीं 20 लाख से अधिक लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 5 लाख लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से WHO की फंडिंग अस्थायी रूप से रोकने के निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा है। एसोसिएशन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को खतरनाक बताया है जिसमें उन्होंने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया था। ट्रंप ने WHO द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के प्रसार को छिपाते हुए चीन की तरफदारी करने में लगा रहा। कोरोना वायरस के बारे में WHO दुनिया को आगाह करने की बजाय शांत रहा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पेट्रोस हैरिस ने कहा कि ये कोविड-19 को हराने की दिशा में सही कदम नहीं है और राष्ट्रपति को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।
और आइए अब देख लेते हैं कि हमारे विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। तो आज हमारे डॉक्टर स्पीक सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कैसे लॉकडाउन के दौरान तंबाकू को सुरक्षित रूप से कैसे छोड़ा जाए। जी हां, ये बता रहे हैं एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। टोबैको का इस्तेमाल, चाहे वो टोबैको को मुंह से लेने का हो या सिगरेट से लेने का हो, नुकसान ही है। कई टाइप के कैंसर्स हैं जो इससे हो सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम भी इससे बढ़ जाती है। क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है तो तंबाकू के पदार्थ उपलब्ध नहीं है बाजार में। ये भी है कि हम में से कई लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो सोच रहे होंगे कि घर पे अगर तंबाकू लेंगे, सिगरेट धूम्रपान करेंगे तो इससे जो घर के परिवार है उनमें भी सिगरेट का धुआं पहुंच जाएगा, तो हम लोग नहीं लेना चाहते होंगे। हम में से कुछ लोग जो है चिंतित होंगे कि फेफड़ों का क्या होगा, ये बंद करना अच्छा समय है। तो इन सारी चीज़ों में जब हम बंद करने की सोचते हैं तो कुछ तकलीफें होती है, कुछ शारीरिक तौर पर और कुछ मानसिक तौर पर। हमें चिड़चिड़ापन होगा, हमें सिगरेट या तंबाकू लेने की बहुत तीव्र इच्छा या तलब जिसको कहते हैं वो होगा। हमें नींद बहुत आएगी, उदासीनता रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। पर जब ये तलब उठती है तब हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, किसी और कार्य में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर सकते हैं। टीवी देखें, म्यूजिक सुने, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं, जैसे गार्डनिंग हो, कोई किताब पढ़ना हो, नॉवेल पढ़ना हो, उसमें अपने आप को बिजी रखें। कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध है इसके लिए, जिसको कहा जाता है निकोटिन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स या निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसका भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे निकोटिन गम, निकोटिन पैच, जिसमें निकोटिन जिसकी वजह से हमें तलब लगती है वो अंदर जाती है, बट धुएं से जो बाकी घातक पदार्थ हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। कैंडी, टॉफ़ी, मिश्री, इलायची, ये आप चबाते रहें, तभी भी आपको सिगरेट या तंबाकू लेने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि ये एक लॉकडाउन जो है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये एक मौका है आपके लिए कि आप इस आदत से छुटकारा पाएँ। इस टाइम क्विट स्मोकिंग, क्विट यूज़ ऑफ टोबैको, और इससे आप जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप एक हेल्दियर इंसान बन के निकलेंगे। तो हर हाल में तंबाकू सेवन आपके लिए घातक है। तुरंत इसकी लत से खुद को आज़ाद करें। और इस महामारी के वक्त में भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति हमारे सम्मान को और बढ़ा देती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है जिसमें इंसानियत को जिंदा रखते हुए एम्स की 2 नर्सें अपनी गोदी में एक मां की भांति इस एक बच्ची की देखभाल कर रही हैं। जी हाँ, इस बच्ची की मां को कोविड-19 से वो संक्रमित हैं, लेकिन ये स्वास्थ्यकर्मी बिना रुके, बिना थके, अपनी जान की परवाह किए बिना इस वक्त लगातार इलाज में जुटे हैं। यकीनन ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो मानवता पर हमारे विश्वास को और मजबूत कर देते हैं। यही वो जज्बा है, यही वो भाव है जो हमें इस महामारी से निपटने के लिए एक नए जोश से भर देता है। तो ये मुश्किल वक्त है, लेकिन जरूर हर चुनौती की तरह हम इसे भी पार कर लेंगे। अफवाहों से बचें, सकारात्मक रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आपको छोड़े जाते हैं इस बेहतरीन और इस अद्भुत वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।